नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। स्वागत करने से पहले ठीक एक व्यवस्थित रूप से अपने पुराने फॉर्मेट यानी अपने अपने स्टूडियो में बैठे हुए हम और व्यालोक जी एक छोटे से अंतराल के बाद, क्योंकि वेस्ट बंगाल में चुनाव की जमीन क्या कह रही है इसका एहसास करने के लिए, इसका अनुभव करने के लिए मैं खुद और व्यालोक जी हम लोग वेस्ट बंगाल रहे। तो वो तमाम अब जमीनी समझ भी है, तो स्वागत वाली थाली तो है ही है आपके लिए। तो स्वागत हो जाए व्यालोक जी का। व्यालोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रारब्ध के सभी दर्शकों, श्रोताओं और आपको प्रणाम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। दर्शकों, आप लोगों ने वहाँ वेस्ट बंगाल से हम लोगों के वॉक एंड टॉक देखे हैं, जिसमें धीरेन्द्र पुंडी जी भी थे। एक मैंने 2 वॉक एंड टॉक उनके साथ किया, व्यालोक जी के साथ एक किया। कई इलाकों में व्यालोक जी ने अपने चैनल पे भी बहुत सारे वीडियो। तो हम ये कह सकते हैं कि बंगाल के राजनीति में इस समय चल क्या रहा है, क्योंकि अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। आज 20 तारीख है और 2 दिन अंतिम है चुनाव प्रचार के उन जगहों पर, और ज्यादातर जगहों पर जहां फर्स्ट फेज में। तो बंगाल में क्या चल रहा है इसका एक अनुभव जमीनी है। उस आधार पर एक फैक्टर पर बात खूब होती है, लेकिन वो कितना महत्वपूर्ण है। और एक मैंने एक कमेंट देखा था लाइव पे हमारे यहाँ चैनल पे, व्यालोक भाई आप भी थे उस दिन लाइव पे। एक कमेंट था कि जितने भी राष्ट्रवादी यूट्यूबर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वहां परिवर्तन के रूप में आने जा रही है या आ रही है, लेकिन वो साथ में ये जरूर कंडीशन लगाते हैं कि अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो। तो उस दिशा में क्या काम हो रहा है इलेक्शन फ्री एंड फेयर? अब उसमें कितने पक्ष हैं? एक सिक्योरिटी वाला पक्ष है व्यालोक जी, हैं फोर्सेस क्या कर रही हैं वहां पर। दूसरा भाई, इलेक्शन कमीशन कैसे कैसे काम कर रहा है, मैं छोटे बूथ, सिंगल बूथ, ये वो कैमराबाजी अंदर जो है तमाम। तीसरा वो क्या है, एक उस नेटवर्क की बात जो लेफ्ट के समय रहा, जिसको आप कैरम क्लब कभी कहते हैं, स्पोर्ट्स क्लब हालांकि हैं, और उनको स्पोर्ट्स क्लब के नाम पर 860 करोड़ से कुछ ज्यादा करोड़ रुपए ही, यानी मोटा मोटी 860 करोड़ का इनका सालाना बजट है जो वेस्ट बंगाल सरकार देती है। यानी ये सरकार के पेरोल पे होते हैं। पहले लेफ्ट के थे, उसके बाद तृणमूल के। इनको साधना तो भाजपा का काम है, अब इनको तो इलेक्शन कमीशन नहीं साधेगा। और ये प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों होते हैं। खबर ये है कि इस पूरे नेटवर्क को बीजेपी ने मैनेज किया है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100%, लेकिन उसके परिणाम भी आ रहे हैं। तृणमूल के ही विधायक हैं, इस बार लड़ रहे हैं। उन्होंने अपने भाषण में कहा, कह रहे ये सब दिन भर तो हमारे साथ चलते हैं और रात को ये सब बीजेपी का काम करता है। तो ये चीजें हो रही हैं। और अमित शाह का 15 दिन वहां रहना, और तब जबकि इसका सरकारीकरण किया जा चुका है ना, स्पोर्ट्स क्लबों के लिए 860 करोड़ का बजट है। तो भाई हो कि चलो ये बजट जो है 1000 करोड़ का हो जाएगा, 1200 करोड़ का हो जाएगा और कुछ। तो ये आपके पास क्या खबर है? क्योंकि ये आप भी वहां होके आए हैं और ऐसी महक और अनौपचारिक तो चल रहा था। तो मुझे लगता है कि अब इसको बतिया लेने में क्या हर्ज है? क्या उसको भी मैनेज किया है भाजपा ने? एक सबसे बड़ी खबर जो आ रही है कि हालांकि अभी तक वो नाम सामने नहीं आ पाया है, लेकिन बंगाल के एक बड़े क्लब ने खुलकर बीजेपी को समर्थन दिया है। पहले सब क्लबों को समझते हैं कि क्लब कल्चर होता क्या है, थोड़ा सा इस बात को जानना जरूरी है। कैरम क्लब्स होते हैं, दुर्गा पूजा क्लब होते हैं। उस क्लब में बाकायदा एक इमारत होती है, उस इमारत में लोग होते हैं, ज्यादातर यूथ होते हैं, कुछ अधेड़ टाइप के लोग भी होते हैं, और उसमें एक टीवी लगा होता है हर एक में। और उस मोहल्ले में या उस टोले में कोई भी निर्माण कार्य होता है तो उस क्लब से अनुमति लेनी पड़ती है। उसको पाड़ा क्लब कहा जाता है। केवल दुर्गा पूजा क्लब की मैं कुछ बातें अब आपको कहना चाहता हूं दर्शकों, कि लगभग 40 हजार क्लब हैं जो पूरे बंगाल में दुर्गा पूजा आयोजित करते हैं। केवल कोलकाता और उसके आसपास 3000 क्लब हैं।
ममता बनर्जी सरकार ने 2023 में हर एक क्लब को 70,000 रुपए दिए थे, यानी 280 करोड़ हो गए। ये मैं केवल दुर्गा पूजा क्लब की बात कर रहा हूँ, और बड़े बड़े क्लब जैसे डायमंड क्लब, जुबली क्लब और अलाना क्लब, फरलाना क्लब, इन सब की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। केवल दुर्गा पूजा पर मैं कॉन्सेंट्रेटेड ये आंकड़े बता रहा हूँ। 2024 में 70,000 से बढ़ा के 85,000 कर दिया, तो राज्य का बजट कहाँ चला गया? 340 करोड़। उसके बाद पिछले साल यानी 2025 में हर एक क्लब को, सोचिए कि कोई छोटा क्लब है या कोलकाता का क्लब है, हर एक क्लब को बिना किसी इसके 1,10,000 रुपए दिए गए, और राज्य का बजट पहुंच गया 400 करोड़। उस बंगाल में जहां अभी 7वां वेतन आयोग नहीं पहुंचा है, जहां डीए का भुगतान सुप्रीम कोर्ट को करवाना पड़ता है, वहां 400 करोड़ ये सीधे सीधे पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट है। अब भाजपा के पास सबसे बड़ी चुनौती यही थी या यही है कि वो इस क्लब को कैसे, क्योंकि ममता बनर्जी जब आई थी तो उन्होंने टीएमसी से सीधे इन क्लबों को बोरो किया, या टीएमसी में सीधे ये क्लब आ गए। इसीलिए कई बार ये कहा जाता है कि बंगाल में कुछ भी बदला कहाँ है, पहले टीएमसी गुंडे करती, पहले कम्युनिस्ट गुंडे करते थे, अब टीएमसी वाले कर रहे हैं। और ये भी एक चिंता का विषय है कि अगर भाजपा भी आ जाएगी तो ये कल्चर अगर ब्रेक नहीं करेगी तो परिणाम ढाक के तीन पात ही रहेंगे। लेकिन वो एक अलग वीडियो का विषय है कि क्या होगा नहीं होगा, पहले इस पर बात करते हैं। ये जो दुर्गा पूजा होती है, ये बंगाल में केवल एक 9 दिनों का अनुष्ठान नहीं होता है, कम से कम 1 महीने का ये पूरा तामझाम होता है। पूरा बंगाल इसमें मगन रहता है, पूरे बंगाल में लगभग औत्सविक और लगभग छुट्टी का माहौल बना रहता है। अगर आपको कोई बड़ा सरकारी काम है तो वो भी पेंडिंग हो जाता है, बाबू लोग नहीं मिलते हैं, किन्हीं को अगर बाहर जाना हो, विदेश जो बंगाली रहते हैं तो वो विदेश भी चले जाते हैं, क्योंकि 1 महीने तक वहां नॉर्मली यही रहता है। अब जो आपने कही कि टीएमसी नेता ने कहा, तो भाई रात में क्या बीजेपी का काम हो रहा है? तो रात में मीटिंग्स हो रही हैं, रात में लोग जा रहे हैं, और ये ऑफ द रिकॉर्ड कई लोगों ने ये बताया मुझे, जो लोग उस क्लब कल्चर से प्रभावित हैं या जो लोग उस क्लब कल्चर को जानते हैं, क्लबों में बाकायदा जो पदाधिकारी भी हैं, जैसे मैं हुगली में ऐसे 3-4 पदाधिकारियों से मिला जो छोटा मोटा क्लब चला रहे हैं, उसके सेक्रेटरी हैं, जो भी हैं, तो उन्होंने कहा कि इस बार तो सीन ये है कि हम लोग बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। हमने कहा कि ऐसा क्या हो गया भाई, आपको तो ममता दे रही है, तो बीजेपी इससे ज्यादा देगी। अब ये उनको कहां से पता चला, मैंने इस पर कोई तफ्तीश नहीं की, क्योंकि मुझे तो जानकारी लेनी थी। बीजेपी इससे ज्यादा देगी, ये एक है। अब उसके अलावा इनकी गुंडई के पक्ष पर आई है, ये आर्थिक पक्ष हुआ, अब गुंडई वाले पक्ष पर आई। देश के प्रधानमंत्री 29 तारीख तक का समय दे रहे हैं। ये मैनेजमेंट नहीं है क्या क्लबों का? क्लबों में अगर गुंडई हो रही है और देश के प्रधानमंत्री जाकर कह रहे हैं कि टीएमसी के सभी सिंडिकेट वाले या गुंडे 29 तारीख तक समर्पण कर दें, वरना 4 मई के बाद कोई उनका खेवनहार नहीं होगा। देश के गृह मंत्री 15 दिन से वहां टिके हुए हैं और बोल रहे हैं कि उल्टा लटका के हिसाब किताब किया जाएगा। प्रधानमंत्री इससे पहले, कल के पहले ये बोल चुके हैं कि 7 पुश्तों तक का हिसाब लिया जाएगा। तो दोनों देखिए, हमारे यहाँ भारत में हिंदू जो दर्शन शास्त्र है या कहिए हिंदू जो राजनीति सिखाई जाती है, उसमें 4 प्रक्रियाएं होती हैं, साम दाम दंड भेद। साम मतलब धन से आप अपने विरोधियों को खरीदते हैं, साम मतलब बातचीत से, दाम मतलब पैसों से, और दंड मतलब दंड का भय, और भेद मतलब उनमें फूट डालते हैं। भाजपा इन 4 तरीकों से क्लबों को अपने में मिलाने की कोशिश कर रही है। और ये बात हम दोनों इसलिए 2 दिन पहले कर रहे हैं क्योंकि अब चुनाव का समय है, और ये पहले भाजपा वाले तो अभी भी नहीं मानेंगे। इसके अलावा एक और स्तर पर खेल हो रहा है भाजपा और संघ की तरफ से, वो आगे बात होगी। अभी फिलहाल इतना ही समझा जा सकता है कि भाजपा इस बार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। दंड का आलम यह है कि कल सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीएपीएफ सब के जो हेड हैं वो
एक बड़े स्टेडियम में इकट्ठा होते हैं और तमाम अपने कार्यकर्ताओं को, तमाम अपने कर्मचारियों को बुलाकर और साफ साफ निर्देश हैं कि कुछ नहीं होगा। इसके अलावा ईसीआई के जो निर्देश आए हैं कल, 3 निर्देश, उसने पूरा गेम चेंज कर दिया है। लेकिन चूंकि आपने सर बात क्लब्स पर की, तो ईसीआई वाली बात अगर आप कहेंगे तो आगे की चर्चा में बिल्कुल बिल्कुल अभी इसको ईसीआई वाला देखिए। ईसीआई ने 3 जो कल फरमान दिए हैं वो मतलब अद्भुत है। पहला फरमान ये है कि अगर किसी भी बूथ में 4 से अधिक व्यक्ति हुए, 4 मतलब कौन भाई, 3 तो रहेंगे आपके जो भी चुनाव कराने वाले होते हैं, और 1 वोटर, सिंगल वोटर के अलावा अगर कोई रहा तो कड़ी कार्रवाई होगी और उसके बाद देखा जाएगा। बूथ से पुलिस वालों को निकाल दिया गया है, बूथ में भी केंद्रीय बल रहेंगे। बातें जो हम लोगों ने आज से 10 दिन 15 दिन पहले कही थी, सोर्स जैमिंग और बूथ जैमिंग की, उन दोनों को लेके सीधी सी बात है कि अगर एक को भी रोका गया और इसकी शिकायत आ गई तो फिर से पोल होगा। और ईसीआई के सीईओ ने साफ साफ कहा है कि रीपोलिंग से चिंता की बात ही नहीं है, आप लोग खुलकर अपनी शिकायत कराएं, हमें अगर 300 रीपोल कराना होगा तो हम 300 रीपोल भी करवाएंगे। और आखिरी और सबसे मजे की बात, सीसीटीवी, पिछली बार करीबन 30% सीसीटीवी 1-1 घंटे बंद थे, कुछ गायब थे, कई बूथों पर तो रिकॉर्डिंग ही नहीं थी। अगर 5 मिनट से ज्यादा सीसीटीवी में नहीं हुई तो वो सीधे रीपोल में जाएगा। मतलब इस बार ईसी ने कमर कस ली है कि कोई गुंडई, कोई धांधली नहीं हो। तो गुंडई धांधली को रोकने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है, केंद्रीय बल प्रतिबद्ध है, चुनाव आयोग बहुत ही ज्यादा प्रतिबद्ध है, और सुप्रीम कोर्ट तो रोज लताड़ लगा ही रहा है। ममता जी जाती हैं, हर एक दिन एक थप्पड़ खाती हैं और गाल सहलाते हुए आ जाती हैं। आईपैक बोरिया बिस्तर समेट रहा है, इसको भी थोड़ा देखना चाहिए। और अब ये जो बम लेकर आए हैं अवनीश जी हमारे पास कि भाई क्लबों का कल्चर ही सेम हो रहा है, तो क्लब अगर सध गए, अभी भी मैं कह रहा हूं कि अगर सध गए, हालांकि इसकी पूरी संभावना है कि सध जाए, तो इस बार ममता जी के लिए राह मुश्किल नहीं है। ममता जी को अब वानप्रस्थ क्या, संन्यास की राह तलाशनी चाहिए। ममता बनर्जी का इस बार खेला हो चुका है, केवल और केवल एक रोड़ा था क्लबों का, वो रोड़ा भी शायद मुझे लगता है कि अमित शाह जी ने निकाल लिया है। जी एकदम ठीक बात है। और वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में इस एलिमेंट पर जरा खुल के चर्चा कम होती है। लोग एक शब्द में निपटाते हैं कि अरे भाई वहां का क्लब कल्चर है। व्यालोक जी ने भी कैसे बताया, अलग अलग नेचर के, पता चला कोई लाइब्रेरी है उसका क्लब है, वो अलग एक चंक है। वेस्ट बंगाल की राजनीति का ये क्लब कल्चर हर मायने में है। पूजा क्लब भी है, स्पोर्ट्स क्लब के नाम पर है, तो आधिकारिक सिस्टम है, ऐसा नहीं है। तो जो लोग ये कहते हैं कि बीजेपी आएगी और सिस्टम यही रहेगा, अरे भाई वहां बाकायदे ऑफिशियली राजनीति में वामपंथ ने इसको घुसेड़ा है, पूजा पांडालों का। क्यों? वो धर्म अफीम है सबके लिए। और जब अपने यहाँ आए बंगाल में तो बाकायदे इन्होंने ये सब क्लब, किसने, भाषा का क्लब है, महिलाओं का क्लब अलग है, फूड क्लब्स हैं, मैंने तो इतना देखा है, स्पोर्ट्स क्लब तो है ही हैं। और आप देखिए तो फुटबॉल के मामले में पहला क्लब कल्चर जो कहाँ आया, वो है ना सर। वहीं एक भव्य चुटकुला ये भी तो, जो वो बाद में पूरे देश में बांटा गया चूरन, कि सांस्कृतिक हैं हम लोग, धार्मिक नहीं है। जैसे आजकल एक चुटकुला चलता है कि वी आर नॉट रिलीजियस, वी आर स्पिरिचुअल। और ये इसकी वो अगर ट्रेस करना चाहें हमारे दर्शक श्रोता, तो ये दरअसल यूरोपियन कल्चर से आया है, क्योंकि कोलकाता में कॉलोनियल सदी में तो जी ही रहा है कलकत्ता। हम तो मतलब क्या ही बताएं, मैं तो मतलब इस पे घंटों हम आप बात कर सकते हैं, कितना हम लोग बतियाए भी। अजीब सा ठहरा हुआ शहर है। खैर वो उधर चला जाएगा कभी और, किसी और समय उस पर बतियाएंगे। तो ये जो गोल्फ क्लब से लेके और पूजा क्लब तक की बात आई है,
वो उस लेगेसी को बरकरार करते हुए और अपनी कमजोरी को छुपाते हुए लेफ्ट ने, चूंकि सनातनी मन पूरी तरह पूजा से हट नहीं सकता, तो उसमें जहर मिला के और जहर खुरानी कर दो और इसको सांस्कृतिक चोला पहना के अपने लिए वोट बैंक पक्का करो। यही आया है, यही ईसाइयों से सीखा है वहां के लोगों ने। जी, लोगों ने एकदम सही, एक बहुत कम शब्दों में आपने क्या एक्चुअली है कलकत्ता का रंग जो है, खासतौर से वो जो भद्र लोक संस्कृति है उसका रंग क्या है वो भी आलोक जी ने बता दिया। तो क्लब से एक बड़ा नंबर निकल के आता है, खास तौर से अर्बन बंगाल में निकल के आता है। ग्रामीण में एक दूसरे तरह के क्लबिंग कल्चर है, वहां भी है, वहां एक दूसरे है, जैसे स्पोर्ट्स के नाम पे तो सब जगह है, लेकिन इनका एक नंबर अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण रखता है। और साथ में ये जो रोकने का भी काम करते हैं ना, इसमें तो जो सबसे लो लेवल पे हैं वो जो जाके ये सब चीजें करते हैं, तो महत्वपूर्ण ये है कि बीजेपी ने किसी को नहीं बख्शा। वो सड़क छाप तोलाबाजी वालों से लेके और ऊपर तक ये अपनी रीच आउट वहां तक हुई है। और संघ की और बीजेपी की एक खास वर्किंग की तरफ आप कुछ इशारा कर रहे थे, अब हमको लग रहा जी। है अब अंतिम घंटे हाँ, चल रहे हैं, वो अंतिम दिन तो अरे मतलब चुनाव के अंतिम दिन। जैसे क्लबों के अलावा भी वहां पर कई तरह के संगठन हैं। जैसे हाँ, ठाकुर अनुकूल चंद्र का वहां बहुत प्रभाव है, विवेकानंद मिशन का, रामकृष्ण मिशन का बहुत प्रभाव है, वहां कई तरह के आध्यात्मिक संगठन भी हैं। इनको इस्कान धीरे से टटोला इस्कान का जा बड़ा रहा है। प्रभाव है, इस्कान का जी, बड़ा प्रभाव है। इस्कॉन का बहुत प्रभाव है। तो अभी जब हम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा, भाई हम लोग बहुत जल्दी गए तो कब गए, फरवरी में गए, है ना। वहां भाई लोग जनवरी से टिके हुए हैं और धीरे 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 लगातार टक्कर मार रहे हैं। अब अगर वो चीजें झुक गई तो फिर तो मुझे लगता है कि कहीं 2017 यूपी वाला हाल ना हो जाए। हालांकि ये कहते हुए मतलब बड़ा मैं संकोच में हूं, क्योंकि भाई नहीं अगर नहीं नहीं हुआ तो भाई लोग लिख देंगे कि बड़ा बोल रहे थे, आ जाओ ये कर दो। भाई, लेकिन आकलन है वो तो ऊपर लेकिन नीचे होता वो है। मैंने देखा है, और जितने, एक शब्द में कहूं, एक वाक्य में कहूं, तो किसी भी मतदाता की को किसी भी वर्ग में आप ले आइए, पहले तो आप जात जात खेल लीजिए, तो वहां पर बीजेपी हर एक जात में घुसी हुई है। उसके बाद पुरुष महिला खेलिए तो उसमें भी है, आध्यात्मिक संगठनों तक में है, क्लबों में है। मतलब मतदाता का एक भी वर्ग खुद को अछूता नहीं पा सकता है, खुद को ये नहीं कह सकता है कि हमारे पास बीजेपी नहीं आई। ये जो चल रहा है ना कि भाजपा के पास कार्यकर्ता नहीं है वगैरह, मैंने भी मतलब एक दो बार कहा होगा शुरुआती दौर में, लेकिन भाजपा का कार्यकर्ता दिख नहीं रहा है, इसका मतलब भाजपा का कार्यकर्ता है नहीं, ऐसा नहीं है। वह हर एक जगह पहुंच रहा है। खासतौर से जब मैं ग्रामीण इलाकों में गया, जो भी ग्रामीण इलाके जा पाया, हुगली वगैरह में, तो मैंने देखा कि वहां नहीं, वहां की जो एससी महिलाएं हैं, अब नाम लेके कह रहा हूं, वो सबसे ज्यादा मोदी मोदी कर रही हैं। और चुनाव को इस बार भाजपा ने ममता बनाम मोदी नहीं बनाया है, टीएमसी ने जनता ने मोदी बनाम TMC ये करने की कोशिश की और उसको जनता ने लपक लिया है। और छोटे छोटे जेस्चर्स, कल 10 रुपए का झाल मुड़ी खाते हुए, छोटी छोटी बातें, ये सब जो 2014 में राष्ट्रीय स्तर पर मोदी का ऑरा बना रही थी, इस बार बंगाल में बना रही है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो स्वर्ण रजत मामला चल रहा था, यूजीसी वहां कोई मुद्दा नहीं। इसलिए मैं फिर से एक बार दोबारा कह रहा हूं कि मुझे डर है कि कहीं 2017 का यूपी ना हो जाए बंगाल। वैसे भी इसमें कोई बहुत अतिरेक नहीं है, क्योंकि बंगाल जब भी बदला है, कांग्रेस को बदला तो आप देखिए शून्य पे पहुंचा दिया, उसके बाद लेफ्ट को रखा, लेफ्ट को जब 30 साल से ज्यादा रखने के बाद पटका, तो आप फिर देखिए ममता बनर्जी को। तो बंगाल का तो यह है, झाड़ू मारता है तो एक तरफा मारता है। ये जो क्लब्स के सभी तरह के क्लब्स आप समझ रहे हैं, उसमें बड़े एलिट भी हैं, बड़े शुद्ध भी हैं, संगीत के पे हैं, आर्ट एंड कल्चर पर क्लब्स हैं, खान पान पे महिलाएं हैं, बहुत गोल्फ सारे वो खेलती हैं, क्लबिंग कल्चर है, महिलाओं के गोल्फ गांव खेलने तक में के क्लब है, है। महिलाओं के गोल्फ खेलने के क्लब हैं। गोल्फ खेलने के, यस, और सब में अच्छे खासे नंबर्स हैं।
और वो नंबर मतदाता भी हैं। तो आप सोचिए, तो इनको साधना, जिसको केवल आप वो मत समझिए कि जो आके बम फोड़ देते हैं या जो आके टायर जला देते हैं। और चूंकि ये सरकारी स्तर पर, मैं बहुत ज्यादा खुलना नहीं चाहता था, लेकिन एक लाइन में बता देता हूँ, चूंकि ये सरकारी स्तर पर फंडेड होते हैं, बाकायदे प्रोवाइडेड बजट है, तो इनकी सूची भी होती है, और वो सूची जो है वो केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय को हासिल होती है। उसकी कॉपी वो हासिल कर सकता है, तो वो किया जा चुका है। और इसलिए रीच आउट वो जो है क्लब्स के प्रति, उनको पता है, ऐसा ना है कि वेस्ट बंगाल के बाहर से कोई अगर काम करना चाहता है तो वो बैठा हुआ है, वो कागज बोल रहे हैं, तो इस लिहाज से भी वहां रीच आउट, और बीजेपी ने एक अपना पैरेलल इस तरह का कम्युनिकेशन का नेटवर्क भी रखा है, जिससे कि वो जमीन पर लोगों से कम्युनिकेट हो सके। तो ये एक हैंडलिंग है जिसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन काफी हद तक ऐसा लग रहा है कि सुनिश्चित हो पाएगा इस बार। बाकी देखते हैं। आलोक भाई, हम लोगों के पास जो है वेस्ट बंगाल की राजनीति को बताने के लिए बहुत कुछ है, तो इसलिए हम लोग तो बताना जारी ही रखेंगे। तो ये एक नया बेस्ट, जिस क्लब कल्चर को लेके हल्की फुल्की बातें होती थी, लोग गोल गोल करते थे, ये लूटते हैं, ये रोकते हैं, उनका इलाज कैसे किया जा रहा है 2 तरीकों से। एक लॉलीपॉप भी, और तुम रहो, कमाओ, खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा तो भाई वहां ऑफिशियल है, तो बजट मिलता रहेगा। हो सकता है ये भी कह दिया गया हो कि भाई 800 की क्या बात करते हो, 1500 करोड़ ले लेना साल का। और कुछ हो सकता है त्वरित सेवा भी हो, क्योंकि इसमें पोस्टपेड और प्रीपेड दोनों टाइप के एलिमेंट होते हैं। नीचे वाले जो होते हैं, जो खुरापात करते हैं, वो ज्यादातर प्रीपेड होते हैं। बस इतना ही मुझे लगता है कि इससे ज्यादा अब हम लोग नहीं चकल्लस करें। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं बंगाल पर अब तक, और आगे आने वाली जो भी चर्चाएं हैं वो आपको कैसी लग रही हैं। आपने स्नेह बराबर दिया है, बाहर रहते हुए भी दिया है, तो आज से नियमित अब हमारे और ब्यालोक के वो सुबह सुबह वाले जो ये आज का वीडियो है, इसी तरह वीडियो मिलता रहेगा। तो अब चर्चा करते हैं समाप्त। वेस्ट बंगाल कैसे जाएगा, इसको लगातार हम लोग दौड़ाते रहेंगे अपनी बातचीत में, जो भी इनपुट आएगा उस आधार पर। मुझे यानी अमनीश और ब्यालोक जी, हम दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय श्री राम।